अच्छा जी। स्टार्ट करते हैं। वही वही स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो टाइप से ही स्टार्ट लेंगे। जूम करूँ या आपका सही है? सही है इतना तो? सबको, पीछे वालों को दिख रहा है सबको? क्लियर है? चलो चेक करते हैं कि फाइल लिंक हुई है हमारी, नहीं हुई है। फाइल यहाँ पे हमारी लिंक हो चुकी है। ठीक है। अच्छा। कल हमारी बात जो है वो एंड हुई थी। कहाँ पे एंड किया था हमने कल? लूप्स पे आई थिंक। लूप्स से हमने एंड कहाँ पे? डेटा टाइप्स हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमारी, मैंने कहा था कि वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो हम लूप्स तक ही रखते हैं कि लूप्स हमारा हुआ है। ठीक है। हमने सिंपल फॉर वाइल और डू वाइल 3 लूप्स पढ़े थे। मैंने आपको लूप्स के लिए एक जो है वो एक और नई चीज़ बताई थी, जिसे कहते हैं हम ट्रेस टेबल, या ड्राई रन करना अपने कोड को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने पास संभाल के रखिएगा जहाँ भी लिखें, कि आपको आगे लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ इस कोर्स की हद तक महदूद नहीं है, इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा लाजमी। कंटिन्यू नहीं पढ़ा है लूप के अंदर मैंने? कंटिन्यू बता देता हूँ। आई थिंक बता चुका हूँ मैं कंटिन्यू। नहीं बताया? ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये नेस्टेड लूप वगैरह चीज़ें रह गई हैं। एक सेकंड, मैं स्लाइड्स देख लूँ ज़रा। सही। ठीक है। अच्छा देखें। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, अभी कभी कर लेते हैं, छोटी सी चीज़ों का मसला नहीं है हमारे पास। हमने जो पढ़ा है ना सिंपल, अभी एक एक लूप पढ़े, फॉर जैसे फॉर पढ़ा, वाइल पढ़ा, हमारे पास कुछ होता है नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप से पहले भी आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू लूप स्पेसिफिक नहीं है। ये दो कीवर्ड हैं, नॉर्मली इनको हम लूप्स में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये जगहों पे यूज़ होते हैं, जैसे स्विच केस में आपने देखा हम इसको यूज़ करते हैं, या आगे हम रिडक्स पढ़ेंगे वहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन बेसिक पर्पस ना, इनको जो नॉर्मली कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो लूप्स के अंदर ज़्यादा पड़ती है। अब ये बेसिकली किस लिए काम आता है, फॉर और कंटिन्यू बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। मैं सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर लेट आई इक्वल टू 0। छोटी सी चीज़ है, जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे आके मैं सिंपल कहता हूँ कि कंसोल करवाना है मुझे आई को। इसका आउटपुट क्या आएगा जल्दी से बताएं? 1 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट्स हो जाएंगे। ऐसी है? चेक कर लेते हैं भाई। यही आया आपके पास। ठीक है, 0 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई है। मैं, अच्छा, लूप का एक बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट। अगर वो एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो उसको बीच में नहीं रुक सकता वो। आप उसको रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते, अनटिल एंड अनलेस जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? लूप अगर एक दफ़ा शुरू हो गया तो वो ख़त्म सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उसको मैं रोकूं, किसी कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको वहां रोकना है लूप को, तो फिर क्या करें? तो लूप को सडनली रोकने के लिए हमारे पास ये दो कीवर्ड्स आते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस आई के अंदर 0 1 2 3 इस तरह वैल्यूज आ रही होंगी ना जो हम प्रिंट करवा रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई अगर जैसे ही 5 आए, अगर मेरे पास आई में जैसे ही 5 आए मैं लूप रुक जाए। इट मीन्स मेरे पास अभी ये लूप चल रहा है 10 टाइम्स, मैं चाह रहा हूँ लूप चले 5 टाइम्स, कंडीशन 10 तक ही लगी हुई होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे ही 5 आया ना ब्रेक हो जाए, यानी कि लूप मेरा टर्मिनेट हो जाए परमानेंटली। तो परमानेंटली अगर आप लूप को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, वहां आप यूज करेंगे ब्रेक का कीवर्ड। किस तरीके से? मैं यहां पे आता हूं। मैंने अंदर लूप की कंडीशन लगाई कि भाई, अच्छा, अगर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, अगर मुझे इसको ब्रेक करना है 5 तक पे, मुझे 5 तक इसको लूप को 5 तक चलाना है, उसके बाद मैं चारों के टर्मिनेट हो जाए, क्या कंडीशन बनाऊंगा? आई इक्वल टू ये 2 दफा 3 दफा?
नहीं नॉर्मल नहीं, 3 दफ़ा लगाएंगे हम। ठीक है 3 दफ़ा ही लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग चेक कर रहे हैं हम, टाइप भी चेक कर रहे हैं उसकी और हमने नंबर भी चेक कर रहे हैं। डबल जो लगाते हैं ना अब, चल इसमें भी जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन ये एरर चांसेस प्रोड्यूस करता है कि क्या पता कोई ऐसा सिनेरियो आ गया आपकी जो है कोड ब्रेक कर दे, लेकिन इसमें जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। सही है। मैंने कहा कि जैसे ही अगर I5 हो जाए तो क्या कर दो भाई, ब्रेक कर दो, अदरवाइज एल्स की जरूरत ही नहीं है बनाने की हमें, अदरवाइज कंसोल कर दें। अच्छा एल्स की जरूरत क्यों नहीं है बनाने की, क्योंकि देखें ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आएगा ही जब जब आपके पास जो है वो 5 होगा, अदरवाइज अगर I की वैल्यू 0 है ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, इसको ओवरकम करके यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, तो एल्स बनाने की यहाँ नीड नहीं है मुझे। ऐसी है पक्का, जरूरत नहीं है एल्स बनाने की। जीरो से लेके 4 तक आउटपुट आ गया मेरे पास, मुझे 5 पे ब्रेक करना है इसको। किसको किसको भाई मेरी बात सुने, आपके पास ये आउटपुट आया है, मुझे अच्छा ये 4 तक क्यों आया, 5 पे क्यों नहीं आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है अब अगर मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे 0 से 5 तक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आप इसको सिंपल 6 कर दें, इसमें ये ग्रेटर देन और ये वाली क्या करने की जरूरत क्यों है करने की, फायदा क्या है फिर ब्रेक का, ब्रेक का फायदा क्या फिर, मुझे ब्रेक पढ़ाना है आपको कि ब्रेक क्या होता है, बहुत ज्यादा जगह यूज होगा। ठीक है ब्रेक समझ में आगे क्या करता है, नहीं ब्रेक के बाद कंटिन्यू नहीं हो सकता, ब्रेक मैंने आपको कहा ना ब्रेक क्या है, ब्रेक अगर आप चाह रहे हैं कि लूप को किसी स्पेसिफिक कंडीशन में परमानेंटली टर्मिनेट कर दें तो आप वहां यूज करते हैं ब्रेक का, परमानेंट टर्मिनेशन के लिए होता है ये। सही है। अच्छा तो ये होता है ब्रेक। अब एक और चीज होती है यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू का कीवर्ड क्या काम करता है, कंटिन्यू का कीवर्ड अगर मैं यहां लगा दूं कंटिन्यू तो आपके ख्याल में क्या होगा, कंटिन्यू काम करता है स्किप की तरह, जिस कंडीशन में मैं यहां ब्रेक करवा रहा हूं उस कंडीशन पे कंटिन्यू स्किप कर देगा उस पर्टिकुलर चीज को और दोबारा से लूप को स्टार्ट कर देगा। कंटिन्यू परमानेंटली लूप को ब्रेक नहीं करता, जिस कंडीशन पे मैं करवाना चाह रहा हूं सिर्फ उस कंडीशन को, उस कंडीशन पे आके ब्रेक करेगा लेकिन उसके बाद दोबारा से लूप को स्टार्ट कर देगा। ब्रेक सिंपल यूं समझ लें कि ब्रेक परमानेंटली लूप को ब्रेक करेगा, जबकि कंटिन्यू परमानेंटली नहीं करेगा, जिस कंडीशन में होंगे उसको स्किप करेगा, स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करेगा उसके बाद लूप के एग्जीक्यूशन को दोबारा कंटिन्यू कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ लगाऊं कंटिन्यू ब्रेक की जगह तो देखें जरा आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आया क्योंकि मैंने कहा जैसे ही 6 हो जाए उसको कंटिन्यू करो, इसका मतलब 6 को स्किप कर दो और फिर अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन को रख दो, तो आप मल्टीपल कंडीशन लगाओगे। शॉर्ट ट्रिक ही है मल्टीपल कंडीशन लगाना। रिमाइंडर यूज क्यों करोगे, तो टेबल में आप स्किप कब करवाते हो, आप तो 10 तक प्रिंट करवाते हो। उनका सवाल सुनो, सवाल क्या है, वो कह रहे हैं कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज में स्किप करवाना है। आप सिंपल इफ की कंडीशन में आओगे मल्टीपल इफ चेक लगा दो सिंपल। अब ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि हमें इफ पढ़ के आ चुके हो अभी आप, अब इस तरह के सवाल नहीं करना भाई, ये तो पता होने चाहिए आपको ये सवाल, ये आप इफ पढ़ के आ चुके हो, मल्टीपल इफ लगा दो यहाँ पर। क्लियर है, ब्रेक कंटिन्यू। अच्छा अब हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू तो हो गए, अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप बेसिकली कहाँ यूज होते हैं नॉर्मली, अच्छा ये ऐसे नहीं कि यूज नहीं होते, इसका काफ़ी यूज होता है नेस्टेड लूप, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा मेरे जहन में ये था कि मैं करवा दिया आप लोग, अच्छा हुआ आप लोगों ने रिमाइंड करवा दिया मुझे, वरना ये रह जाती, क्योंकि मल्टीपल बैच चल रहे होते हैं तो याद नहीं रहता कि कौन से बैच में कितना हो गया, तो अच्छा हुआ रिमाइंड आप लोग करवा दिया करें कि सर ये नहीं हुआ। देखें नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है 2 लूप चल रहे हैं पैरेलल, यानी अगर मेरे पास एक फॉर का लूप है, फॉर मैं इसी को उठा लेता हूँ, अगर एक ये लूप है तो नेस्टेड लूप्स ये नहीं होता
ये नेस्टेड लूप नहीं है, इसे हम बोलेंगे दो लूप्स हैं। अगर मैं इसको यहां कर दूं इस तरीके से, ये बन जाएगा नेस्टेड लूप। नहीं, कॉल बैक नहीं है, अलग कॉल बैक डिफरेंट चीज है बिल्कुल। नेस्टेड का मतलब सिंपल ये होता है कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज, लूप के अंदर लूप। अब ये लूप फॉर भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। फॉर और नॉर्मली वाइल तो नेस्टेड लूप में आपने शायद कम ही देखा होगा, और वो होता भी नहीं है। फॉर लूप नॉर्मली होता है नेस्टेड, अगर होता है तो एक बस एक चीज, एक लूप का समझने का कॉन्सेप्ट वर्क किस तरह करता है बेसिकली, फॉर नेस्टेड लूप वर्क कैसे करते हैं। तो फिर चाहे फॉर हो चाहे चाहे वाइल हो, दोनों जो है वो सेम ही तरीके से चल रहे होते हैं। आपने बस समझना है कि इसकी वर्किंग होती कैसे। देखिए नेस्टेड लूप के लिए एक सेंटेंस जो है ना, इसको अपने पास लिख लें या याद कर लें, इसी पे पूरा लूप घूम रहा होता है। यहाँ पे दो लूप है, तो ये जो बाहर वाला लूप है इसको मैं बोल दूं आउटर लूप, तो कोई इश्यू नहीं है, बोल सकता हूं ना, बाहर है तो आउटर है, और ये जो अंदर है तो इसको क्या बोल सकते हैं, इनर लूप कह सकते हैं। नेस्टेड लूप में क्या होता है, आउटर लूप अगर चलेगा वन टाइम तो इनर लूप चलता है फुल टाइम। बस ये एक अपने पास जुमला याद कर लें, इसको लिख लें अपने पास, मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, इसको पहले लिख लें अपने पास। आउटर लूप अगर चलेगा वन टाइम तो इनर लूप चलेगा फुल टाइम। इस सेंटेंस को लिख लें, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, सिंधी, जो आपको आती है उसमें लिखना है। आप माशाल्लाह, आप क्या खेलने कूदने आए आज? नहीं, घर जाने का नहीं है, यहाँ से बाहर खड़ो क्लास लो। मेरी क्लास में मैंने कहा हर एक के पास जो है ना वो कॉपी पेन होना चाहिए लाजमी। अगर आउटर लूप चलेगा वन टाइम तो इनर लूप चलेगा फुल टाइम। नेक्स्ट क्लास से ना देखूं मैं ऐसे, वरना मैं सिंपल बाहर निकाल दूंगा। आउटर लूप अगर चलेगा वन टाइम तो इनर लूप चलेगा फुल टाइम। लिख लिया सबने? अच्छा, इस चीज को ना, ये तो एक मैंने आपको बताया ही है, इसका एक तरीका और है, इसको लोग लेते हैं रॉ कॉलम की फॉर्म में भी। क्या मतलब इस चीज का, जैसे कि चलो उसको भी रॉ कॉलम को छोड़ दें, हम एरे पढ़ेंगे जब देखेंगे उसको। एरे में होती है रॉ कॉलम, यहाँ मैं कैसे बताऊं, अभी एरे आपने पढ़ी नहीं है तो उसको छोड़ दें रॉ कॉलम को। बस उस अप्रोच को भी याद रखें कि अगर आउटर चल रहा है वन टाइम तो इनर चलेगा फुल टाइम। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लूप बनाया ही है जिसमें क्या हो रहा है, जीरो से लेके 10 तक नंबर प्रिंट्स हो रहे हैं, सही है। मैं थोड़ा सा कम करता हूं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए, 5 कर देते हैं इसको, सही है। 0 से 5 चल रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका आउटपुट क्या आएगा कंसोल डॉट, अगर मैं आई करवाऊं तो क्या कहेंगे आप, क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएगा ना भाई। अच्छा, अब मैं अंदर बना रहा हूं एक और लूप जिसको मैं नाम दे रहा हूं, अच्छा इसको दोबारा आई नहीं बोल सकता मैं क्योंकि आई पर डिफाइन कर चुका हूं, कुछ और नाम देना पड़ेगा। आप कुछ और नाम देते, इसको मैं जे दे देता हूं यहाँ पे नाम। मैं कह रहा हूं कि जे भी स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। और जे जो है वो उसको मैं चलाता हूं 5 तक नहीं, लेस देन इक्वल टू 2। मैं छोटी वैल्यू दे रहा हूं ताकि लूप समझ में आए आपको क्या है, छोटी समझ में आ गई तो फिर बड़ी समझ में आ जाएंगे खुद ही। और जे प्लस प्लस, सही है, ये मैंने करवाया यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कंसोल कर दो भाई किसको, आई को, और कंसोल करो जे को। जरा आउटपुट देखिएगा क्या आ रहा है। मैं इसको काम करता हूं, इस तरह स्ट्रिंग में कर देता हूं, ये आई की वैल्यू है, और ये मेरे पास जे की वैल्यू है। जी, दो अगर आप चीजें लिख रहे हैं तो कॉमा आप लगाना जरूरी है, सही है। या बल्कि हाँ ठीक है, जरा आउटपुट पे गौर करिएगा, पहले जरा कोड देख लें एक दफा, कोड क्या लिखा है मैंने, सही है।
मैंने वैल्यूज़ जो है ना आई थिंक थोड़ी और कम करनी पड़ेंगी मुझे। इसको कर देते हैं 3 कर देते हैं, अब सही है। अच्छा देखें आउटपुट कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्या आ रहा है ये। दी आई की वैल्यूज है आपके पास, आई आई आई, और ये जे की वैल्यूज है। देखें आई क्या है, आउटर लूप है, मैं आपको समझाता हूं। आई क्या है, आउटर लूप है, और इनर लूप क्या है, ये जे है। जे यानी इनर लूप कितनी दफा चलेगा, 2 दफा चलेगा। 3 कहां है भाई, 0 1 2 3 दफा, और आउटर लूप 4 दफा। अब यहां देखें जरा, इनिशियली आई की वैल्यू क्या है और जे भी 0 है। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड टाइम में आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू। थर्ड टाइम में आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू। मतलब आई जो है ना, आई जो आउटर लूप है ये अभी तक एक ही दफा चला है 0 टाइम, और इनर लूप चल रहा है हर दफा। फर्स्ट टाइम में 0 चला, सेकंड टाइम में 1, थर्ड टाइम में 2, ठीक है। और उसके बाद जब 2 तक चल गया, 3 दफा इनर लूप कंप्लीट चल गया, उसके बाद आई दोबारा चला है, आई 1 हो गया। फिर इनर लूप चलेगा फुल टाइम 1 के साथ, ये 0, फिर 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2। अब इनर लूप फुल टाइम चल गया, अब आउटर लूप चलेगा दोबारा, आउटर लूप 1 से 2 हो गया, फिर इनर लूप चलेगा फुल टाइम। दोबारा समझा दूं, एक काम करता हूं, अगर मैं इसको बाहर रखूं तो क्या पता आपको फिर समझ में आए। भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, अब हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आ जाए आपको। देखें थोड़ा सा समझने की जरा कोशिश करिएगा। एक बात सबसे पहले जो मैंने आपको लिखवाई है, कोड थोड़ा इंडेंट कर देता हूं मैं, वो ये लिखवाई है अभी आपको, जो मैंने बात दिखवाई है वो ये लिखवाई है कि भाई अगर नेस्टेड लूप है, इसका मतलब 2 लूप होंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो ऊपर वाला क्या रहेगा आउटर लूप, जो बाहर वाला अंदर वाला होगा इनर लूप। ये बात क्लियर है। अच्छा जब भी नेस्टेड लूप है तो आउटर लूप जो होता है वो चलता है 1 टाइम, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इनर लूप होता है उसी टाइम में 2 दफा चलेगा, या 2 दफा कह रहा हूं फुल टाइम चलेगा। जो भी कंडीशन हो सकती है वो 1 हो या 2 हो, फुल टाइम कहते हैं उसको हम, फुल टाइम चलेगा। अगर आउटर लूप चल रहा है 1 टाइम तो इनर लूप चलेगा फुल टाइम। अब इस जुमले को दिमाग में रखें और आउटपुट देखें। यहाँ पे आउटर को मैंने क्या कंडीशन दी हुई है कि आपने 4 दफा चलना है, और इनर को मैंने क्या कंडीशन दी हुई है, आपने 3 दफा चलना है। अब जरा कोड देखें, आउटर लूप आई है, भाई एक काम करो, ये आई जे को छोड़ो, आउटर लूप, इससे थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। इनर लूप, सही है। अब आउटर लूप क्या है, इनिशियल स्टार्ट हुआ 0, यानी कि आउटर लूप भी एक दफा स्टार्ट हुआ, इनर लूप भी एक दफा स्टार्ट हुआ, दोनों 0 0 पे खड़े हैं अभी। अब हमारी कंडीशन के मुताबिक इनर लूप में चलना है 3 दफा, ठीक है। और अब सुन लो पूरी, जब छेड़ा है तुमने तो सुन लो पूरी बात। अब आउटर लूप हमारी जो मैंने जो आपको सेंटेंस दिखवाया उसके मुताबिक आउटर लूप उस वक्त तक इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए जब तक इनर लूप फुल टाइम ना चल जाए। फुल टाइम का मतलब 3 दफा है मेरे केस में कंडीशन के हिसाब से। अब जरा चेक करते हैं, आउटर लूप 0 है, इनर लूप भी 0 है। अब इनर लूप इंक्रीमेंट हुआ 1, इनर लूप इंक्रीमेंट हुआ 2, आउटर अभी तक क्या है 0 पे। जब 2 दफा कंप्लीट चल गया उसके बाद आउटर लूप दोबारा से क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, फिर इनर लूप फुल टाइम चला 0 1 2, फिर आउटर इंक्रीमेंट हुआ 1 से 2, फिर इनर लूप चला फुल टाइम, आउटर चला दोबारा से, फिर इनर लूप चला फुल टाइम। तब भी ये आउटपुट आता है वो थोड़ा सा, लेकिन आपको समझने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि बार बार आई प्रिंट हो रहा था। अभी क्या है, जब आउटर लूप चल रहा है जब प्रिंट हो रहा है, उस टाइम मैंने करा हुआ था कि आउटर लूप और इनर लूप दोनों को प्रिंट करवा रहा था, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आउटपुट लग रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ जब आउटर लूप इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ जब ये लाइन चलेगी बस, अदरवाइज ये लाइन नहीं चलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको आउटपुट आसान हो रहा होगा समझने में। क्लियर हो गया। तो जो 1.5 से आए भाई उनको मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, सॉरी। आ गया समझ में, चलो कदीमा से समझ में आ गया तुम्हें तो। भाई 7 बजे का कहा था आप लोगों को मैंने, जो 1.5 से आए हजरात। भाई मैं कहाँ से आ रहे हो, कोरंगी? भाई तो थोड़ा जल्दी निकला करो। देखो ट्रैफिक तो मिलेगा, मुझे ही पता है ट्रैफिक तो होता है बाहर। किस टाइम पे निकले थे? तो उस टाइम पे नहीं निकलना था ना भाई, 6 बजे निकल जाओ घर से, कोई मसला नहीं है। 6 बजे निकल जाओ, पहले पहुंच जाओ, कोई मसला नहीं है भाई। देर से पहुंचने का मसला है, पहले पहुंचने का मसला नहीं है, सही है।
रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी मैंने, तो 7 बजे आए थे बस उनके लिए, बाकियों को नहीं मिलने वाली रिकॉर्डिंग। क्लियर हो गया लूप आपको, नेस्टेड लूप क्या होता है? हाँ, आपका सवाल था कि कहाँ यूज होता है, भाई बहुत जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपने अगर प्रिंट करना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे डेटा प्रिंट करना है स्टूडेंट्स का। डेटा किस तरीके से, डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के 5 नाम है, ठीक है, जैसे चलें 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनका डेटा प्रिंट करना है मुझे। लेकिन डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये एक स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, 5, ये स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, इनके 5 का नाम तो है, लेकिन इनके साथ फर्दर चीज़ें और हैं। मतलब से ये बंदा है, आपका नाम क्या है, अवेश है, अवेश भाई का एक तो हो गया नेम अवेश। अब इसके साथ इस अवेश की 2 प्रॉपर्टीज और हैं, इनका कोर्स हो गया, इनकी फीस हो गई। डेटा क्या है, एक का 2 स्ट्रक्चर है, यानी एक डेटा के मजीद फर्दर 2 स्ट्रक्चर है। इस तरह के सिनेरियो में आपको नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। अगर आप एक ही लूप में काम करेंगे ना, सबके नाम प्रिंट हो जाएंगे, बस इनकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज हैं वो प्रिंट नहीं हो पाएंगी। आप क्या करेंगे, इस पर लूप लगाएंगे, नेस्टेड लूप। थोड़ी आगे की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन समझ में आ रही होगी, आई होप आपको। बहुत सिंपल है कि मैं क्या करूँगा, नेस्टेड लूप लगाऊंगा। मतलब इनका नाम चलेगा अगर एक दफ़ा, तो पहले इनकी पूरी प्रॉपर्टीज चले, उसके बाद दोबारा आउटर लूप अपग्रेडर्स वाले पे आए। बात समझ में आ रही है? कुछ आ रहा है दिमाग में समझ में या नहीं आया? थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो काफ़ी है, तो काम करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको टास्क दूंगा इससे रिलेटेड तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सही है भाई, सवाल किया तो मैं जवाब दे दिया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपने अभी के लिए इतना रखना है, एक जुमला, अगर आउटर लूप चल रहा है 1 टाइम तो इनर लूप चलेगा फुल टाइम, बस। तो ये था आपके पास नेस्टेड लूप। सही है, लूप से रिलेटेड और कोई चीज़ आई थिंक नहीं रह गई, सब हो गया। यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, ये हमने क्या पढ़ा है, ब्रेक, कंटिन्यू और नेस्टेड लूप। और आई थिंक कोई नहीं रह गया जी, बता चुका हूँ मैं। नहीं भाई, एक सांस में क्या हो गया, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। सीनियर हो या जूनियर हो भाई, रूल सबके लिए सेम है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो आ रहा है वो है स्ट्रिंग्स। लेकिन उससे पहले, स्ट्रिंग्स पे जाने से पहले हम बात करेंगे भाई जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वहां से हम स्ट्रिंग कोड निकालेंगे बाहर। तो डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, थोड़ा सा लिखने का काम है जो कि आपने भी लिखना है, सिर्फ मैं नहीं लिख रहा बैठ के, आपने भी लिखना है इस चीज़ को अपने पास कॉपीज में, ठीक है? हाथ के हाथ लिखते जाएं ताकि मिस ना हो जाए कोई चीज़। जावास्क्रिप्ट में कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं जी? 2 टाइप्स की, कौन कौन सी भाई, जोर से बोल दो। प्रिमिटिव और रेफरेंस। एक होती है आपके पास प्रिमिटिव और सेकंड होती है आपके पास, इसको नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं, लेकिन बेहतर है आप रेफरेंस बोल दो, इसको समझने में आसानी होगी इसको। भाई प्रिमिटिव कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपके पास आती है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं अनडिफाइंड जब भी आता है तो एरर आ गया आपके प्रोग्राम में। अनडिफाइंड कोई एरर नहीं होता। अनडिफाइंड आने की वजह जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा भी, जब 1 बाय 1 इसको हम स्टडी करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, इसीलिए पूरी जावास्क्रिप्ट आपकी बेस कर रही है डेटा टाइप्स के ऊपर। उसके बाद रेफरेंस पे आता है। रेफरेंस के अंदर भाई और हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एरेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, एरे जो है ना, एरे ये कोई डेटा टाइप नहीं है जावास्क्रिप्ट में। अगर आप एरे कोई बनाते हैं ना, उसकी भी अगर आप टाइप चेक करेंगे, उसकी टाइप भी ऑब्जेक्ट आती है।
लेकिन फिर भी एरे और फंक्शंस, फंक्शन का भी यही केस है, नहीं फंक्शन की टाइप, फंक्शन की टाइप ऑब्जेक्ट नहीं आती, लेकिन इन तीनों को हम रेफरेंस के अंदर ही रखते हैं। फंक्शन की टाइप, फंक्शन मैंने कभी चेक नहीं किया तो फंक्शन की टाइप आती क्या है, बाद में कर लेंगे चेक इसको, लेकिन बहरहाल एरे की टाइप आपके पास ऑब्जेक्ट आती है। तो ऐसा क्यों होता है वो जो एरे पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन इसको हम फिर भी रखते हैं जो है इन रेफरेंस टाइप की कैटेगरी के अंदर है। क्यों रखते हैं भाई रेफरेंस टाइप कैटेगरी में, क्योंकि ये रेफरेंस क्रिएट करते हैं अपना एक, डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको जब टॉपिक आएगा इसका, सही है। अभी बस इसको लिख लें, अभी हमारा टॉपिक क्या है, प्रिमिटिव का टॉपिक है हमारा, प्रिमिटिव देखना में क्या होता है, प्रिमिटिव कंप्लीट करने आज हमें, और एरे पे भी जाना है आज। लिख लिया सबने? अच्छा, स्ट्रिंग से पहले ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको देख लेते हैं, ये वर्बली बता दूंगा, इसमें कोई ऐसी कोडिंग की जरूरत भी नहीं है आपको। देखिए नंबर आपको पता होगा क्या होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट्स को ना पता हो नंबर, जावास्क्रिप्ट में नंबर डेटा टाइप क्या होती है, क्या होती है भाई? सिंबल नंबर, जो चीज नंबर होती है ना, अब वो यहाँ पे ऐसा अदर लैंग्वेज में क्या होता है, नंबर मजीद दो डेटा टाइप्स में टूटा हुआ होता है, इंटीजर अलग होते हैं, फ्लोट अलग होता है। बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। अदर लैंग्वेजेस में, जैसे आप दूसरी लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहां पे ना डिफरेंट होता है, वहां पे इंटीजर की अलग डेटा बनी हुई होती है, फ्लोट के लिए एक अलग डेटा बनी होती है। फ्लोट किसे कहते हैं, जो पॉइंट में डेसिमल वैल्यूज आपकी होती हैं, जैसे 2.3, 5.6, ये पॉइंट में जो वैल्यूज हैं इन्हें कहते हैं फ्लोट। और जो सिंपल होल नंबर में जिनमें पॉइंट इंक्लूड नहीं होता वो इंटीजर कहलाती हैं। ये अदर लैंग्वेज में ना इस तरह की दो टाइप अलग बनी हुई है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या केस है, जावास्क्रिप्ट कहता है भाई चाहे फ्लोट हो चाहे इंटीजर हो, है तो नंबर ही ना, वो उसको एक ही डेटा टाइप में कंसिडर कर रहा होता है। अगर आप 2.2 लिखेंगे उसकी टाइप चेक करेंगे वो भी नंबर आएगी, अगर आप सिर्फ 2 लिखेंगे उसकी टाइप चेक करेंगे वो भी नंबर ही आएगी। क्लियर है? तो बस नंबर का इतना सही इंट्रोडक्शन काफी है, और नंबर में ऐसी कोई खास चीज है नहीं जो आपको बताऊं मैं, नंबर बस ये इतना ही, इसको याद रख लें। अच्छा और भी होती हैं नल के अलावा, 1 2 3 4 5, हाँ वही लिख रहा हूँ मैं, वो रह गया मुझसे, नैन नहीं होती वो, नॉट अ नंबर कहते हैं उसको। और ये तो मैं बता चुका हूँ क्या होता है, क्या होता है ये, क्या होता है भाई बता चुका हूँ ये मैं। तो किस केस में ये हमारे पास, अगर मेरे पास आउटपुट में आ रहा है नॉट अ नंबर, तो क्या मतलब हुआ इस बात का, मैंने कोई ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करी है जिसके अंदर नंबर के बजाय कोई और चीज और डेटा आके जो है वो मिल गई है, कोई और डेटा के साथ मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है। आप बोलेंगे कैलकुलेशन का वर्ड यूज करना जरूरी है यहाँ पे भाई, मेरे पास मैं करवा रहा हूं 5 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रिंग, या कोई स्ट्रिंग दे दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट, 5 मल्टीप्लाई बाय जावास्क्रिप्ट, ये कैलकुलेशन है ना एक ये, लेकिन इसमें जो ऑपरेंड्स हैं एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो ये जो कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूं जिसके अंदर एक भी ऑपरेंड अगर जो है वो नंबर ना हो, अब वो स्ट्रिंग भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब मेरे पास नॉट अ नंबर का ये आ जाएगा आउटपुट पे, एरर नहीं है ये एक डेटा टाइप होती है, लेकिन आप इसको रिस्पॉन्स कह लें कि रिस्पॉन्स आ जाएगा नॉट अ नंबर का, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई आपने कोई ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी है जो कि नंबर नहीं है। तो नंबर तो बस इतना सा इसको समझना काफी है। अब सवाल ये है कि भाई ये नल अनडिफाइंड क्या होता है। देखिए पहले अनडिफाइंड समझाता हूं मैं, अनडिफाइंड क्या है बेसिकली, भोजन पे बाद में जाएंगे, पहले यूं ऐसे जा रहा हूं ऊपर, ठीक है। नल से पहले अनडिफाइंड जरा समझना, अनडिफाइंड क्या होता है, जब भी आपके पास कंसोल में या आउटपुट में अनडिफाइंड आ रहा हो, इसका भाई लोग कहते हैं एरर है, कुछ नहीं क्या कर दिया तो अनडिफाइंड आ गया, कोई एरर, एरर नहीं होता, पहली बात है ये एक डेटा टाइप होती है, ये एक मैसेज है, जैसे नॉट अ नंबर एक मैसेज है ना डेवलपर के लिए, ऐसे ही अनडिफाइंड भी एक मैसेज होता है डेवलपर के लिए। इसका मतलब क्या होता है याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आएगा, अगर आपने अपने कोड में कोई वेरिएबल या कोई भी ऐसी चीज वेरिएबल की तरह, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, कुछ भी आइडेंटिफायर कह लूँ इसको मैं, आपने कोई चीज बना दी है, मेमोरी बन चुकी है वो चीज, लेकिन उसमें कुछ असाइन नहीं किया, अगर मैं वेरिएबल के टर्म में बोलूं, आपने कोई चीज डिक्लेयर कर दी है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, वेरी गुड, इनिशियलाइज नहीं किया उसको आपने, इतना सा इंट्रोडक्शन बस याद रखें आप। मैं इसको दिखा भी दूं प्रैक्टिकली करके, अरे यहां देखिएगा छोटी सी बात है समझ में आ जाएगी। अनडिफाइंड मैंने यहां लिखा लेट ए, मैंने क्या डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया,
डिक्लेयर किया ना मैंने ये, मैं कह रहा हूं भाई कंसोल करवा दो ए को अनडिफाइंड। अब अगर मैं इसमें कुछ असाइन कर दूं, मैंने ए में 10 असाइन कर दिया, अब मेरे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, अब क्या आएगा, नंबर आएगा। क्लियर है? अनडिफाइंड सिर्फ जब आता है जब कोई भी चीज आपने सिर्फ डिक्लेयर कर दी है। जो मैं लिख रहा हूं ना लेट ए, इससे हुआ क्या है, बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या हुआ, एक ए के लिए एक स्पेस एलोकेट कर दी है, उसमें कुछ पड़ा हुआ नहीं है, खाली स्पेस है वो, तो इसके रिकॉर्ड में आ गया वो कि भाई ए नाम का कुछ है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, खाली है वो। तो इसमें जब भी आपका अनडिफाइन आ रहा है उसका मतलब एक ही होता है कि आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करा। सही है? कोई सवाल? भाई टाइम क्या हो रहा है? 7 बजे डिसाइड किया था मैंने तो। हाँ हाँ, तो बाद में कर दिया था ना। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी भाई, रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, जो लॉस हो गया आपका। टाइम पे आओ भाई। अनडिफाइंड क्लियर हो गया? कोई सवाल? अब आते हैं नल पे। देखिए नल बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूं लेट ए इज इक्वल्स टू नल, मैं कंसोल कर रहा हूँ ए को, नल आएगा। लेकिन इसका यूज केस क्या है, मैं कहाँ यूज करूँ इस नल को, इसका यूज से बताता हूँ आपको क्या है। इसका यूज केस ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, मैंने बनाया गलत वेरिएबल, मुझे कुछ वैल्यू उसमें डालनी है, जरा समझेगा बात को, मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है उसके अंदर, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ना अभी वो वैल्यू याद नहीं आ रही है मैं क्या इसके अंदर असाइन करूँ, मुझे असाइन करना है कुछ लेकिन मुझे अभी एट द स्पॉट मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अभी जो है ना इसको बना देता हूँ, बाद में जब मुझे याद आएगी ना मैं इसमें दोबारा वैल्यू असाइन कर दूंगा। मेरा ये केस है। केस समझ में आया क्या है? अब इसमें दो तरीके हैं, अगर मैं उसको ऐसा खाली छोड़ दूं यहाँ पे कि भाई मुझे बाद में असाइन करनी है तो बाद में असाइन कर दूंगा, इसका नुकसान क्या है, अनडिफाइन आ जाएगा मेरे पास, मतलब अनडिफाइन आ गया ना एक तरीके से, अनडिफाइन आ गया नहीं ये। इसमें क्या है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो अभी डिफाइन भी करना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार मैं मतलब बाद में इसमें जो वैल्यू है ना वो बाद में असाइन कर दूंगा, ये मुझे याद नहीं आ रहा क्या करना है, जिससे कि उसको बना के आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ए लिख के एम्प्टी कह लो उसको। हाँ भाई आपके पास सिनेरियो ऐसा आ गया ना कि आपको कोई खास वेरिएबल नेम है, कुछ भी ऐसी आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपने अभी इंस्टेंट उसमें वैल्यू असाइन नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैं बाद में असाइन करूंगा, तो उसमें हम ये करते हैं कि इसको अभी नल रख के छोड़ देते हैं ताकि कोई एरर, कोई अनडिफाइन, कोई ऐसी एक्सेप्शन ना आए कोड में, बाद में जब हमें याद आएगा हम जाके इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। ये नल इसलिए होता है। कुर्सी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, अभी फिर शेयरिंग कर लो या तो ये है, फिर वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगा यहाँ आ जाओ फिलहाल, अब लेट आया हो तो भाई बर्दाश्त करना पड़ेगा, बैग हटा लो यहाँ पे जिसके भी हैं। जी न है, रियल लाइफ एग्जाम्पल तो दिया आपको मैंने कि अगर आप कोड कर रहे हो, आपको अभी आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है लेकिन आपको इंस्टेंट आप नहीं करना चाह रहे असाइन, लेकिन आप ये भी नहीं चाह रहे कि मैं वेरिएबल नहीं बनाऊं, वेरिएबल बनाना है आपको लेकिन इंस्टेंट आप कुछ डालना चाह रहे हैं इसमें, तो इसको हम नल डाल देते हैं यहाँ पे और बाद में हम जो है वो इस पे आके रीइनिशियलाइज कर देते हैं इसको। हाँ दोनों फॉल्स ही वैल्यूज हैं। देखिए फॉल्स ही वैल्यूज तो बहुत सारी बताई है मैंने आपको, फॉल्स ही वैल्यूज आपको मैंने 6 बताई है टोटल, वो 6 की 6 फॉल्स ही होती हैं, क्योंकि उसका इससे यहाँ कोई लिंक नहीं है उसका इससे। हाँ फॉल्स ही वैल्यूज में आता है ये, नल का बस ये काम है। क्लियर है? नल क्या है समझ में आ गया? मतलब कहाँ क्या मतलब कहाँ यूज होती है, जहाँ आप कोई फॉल्स कंडीशन वगैरह बनाना चाह रहे हो तो आप वहाँ इस्तेमाल करोगे इसको। बस इसको याद रख लें कि ये फॉल्स ही वैल्यूज हैं जावास्क्रिप्ट में, ये इनको हम फॉल्स वैल्यू कहते हैं। सवाल बड़े खतरनाक हैं आपके, बिल्कुल ही अलग ऊपर से आ रहे हैं। फॉल्स ही वैल्यूज कहाँ यूज होंगी? नहीं सवाल अच्छा है, मतलब कंडीशन वगैरह बनाने में काम आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जाम्पल क्या है, मैंने कोई फॉर्म फिल कर रहा है यूज़र, ठीक है, उसके लिए मैंने बनाए हुए 4-5 वेरिएबल्स। अब मैंने बना के रखे हुए, इनिशियलाइज नहीं कर रहा, इनिशियलाइज उसमें यूज़र करेगा वैल्यू डाल के, बात समझ में आ रही है? यूज़र ने एक वैल्यू इनिशियलाइज एक वैल्यू एम्प्टी छोड़ के फॉर्म सबमिट कर दिया, अब जब यूज़र ने एम्प्टी छोड़ी है
इसका मतलब इनिशियलाइज तो कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर, लेकिन डिक्लेयर हो चुका है। आंसर क्या आएगा मेरे पास? सुना ही नहीं सवाल आपने, इसका मतलब अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि भाई मैंने डिक्लेयर तो कर दिया ना कोड में। अब मैं पता है क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं यूं कंडीशन बनाऊंगा, इफ अगर मेरे पास जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब कोई वेरिएबल हो सकता है, वो मैं उसको वैल्यू कह रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं कंडीशन ऐसा लाऊंगा, अगर मेरे पास जो वैल्यू है जो यूजर के पास से आ रही है, अगर वो अनडिफाइंड है तो उसको रोक दो फॉर्म सबमिट करने से। अब ये इस तरीके से फॉल्सी वैल्यूज आपके पास हेल्प करती है कंडीशन बनाने में। सही है। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट वगैरह भी आप हम आएंगे प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे आपको सब देखने को मिलेंगे। टर्नरी ऑपरेटर तो पढ़ा ही नहीं जावास्क्रिप्ट में अभी तक, तो बताना है भी नहीं। जावास्क्रिप्ट में है ही नहीं टर्नरी ऑपरेटर, रिएक्ट में है टर्नरी, जावास्क्रिप्ट में नहीं है उसका यूज। सही है। अनडिफाइंड क्लियर हो गया क्या होता है, और नल भी समझ में आ गया क्या है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग। आप जावास्क्रिप्ट के लिए आए? अच्छा, सर शेप नहीं भेजा आपको? ठीक है, सही। अच्छा, अभी यहाँ पे चेयर्स नहीं है, तो वो भी आएंगे तो मैं फिर चेयर लगवा दूंगा। अच्छा जी, हमारे पास ये अनडिफाइंड नल तो हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था, वो हमारे पास है स्ट्रिंग। अच्छा, बूलियन क्या है बता दो, छोटी सी चीज़ है। बूलियन मीन्स ट्रू फॉल्स, बस और कुछ नहीं है इससे। और इससे ज़्यादा इसको इंट्रोडक्शन में दूंगा ही नहीं, कि सिंपल ट्रू फॉल्स है बस। इसको याद रखें आप, बस जहाँ आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिल जाए इट मीन्स के बूलियन है। सही है। अब है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है आपके पास, जो भी चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं उसको सिंगल कोट या डबल कोट इसमें लिख दूं, कोई भी मेरे पास चीज़ है जिसको मैं अगर सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दूं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। कोई फर्क नहीं, मैंने जुमला क्या यूज़ किया है, सिंगल कोट या डबल कोट। तो क्या समझ में आ रहा है जुमले से, तो फिर पूछा क्यों सवाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सकता, तो बजाय मैंने फालतू सवाल से गुरेज करें, इससे बेहतर है जुमला मेरा गौर से सुन लो मैं बोल के आ रहा हूँ।